Hello students, today we are going to study the experiment that started search for the chemical nature of the genetic material. तो जो हमारा ये लेक्चर है वो एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है जिसमें सबसे पहले यह बताया कि व्हाट कुड बी द जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारे पास केमिकल्स तो खूब सारे हैं लेकिन उसमें से एग्जैक्ट कौन सा केमिकल ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, इसकी जानकारी नहीं थी पहले। तो जैसे जैसे रिसर्च हो रही थी, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू हेरिडिटी बढ़ रही थी। शुरुआत में ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने 1857 में जो है मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चालू किए थे, लगभग 7 years तक ही परफॉर्म्ड वेरियस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड published his results in 1865। इसके कुछ समय के बाद ही अपने फ्रेडरिक मिशर का नाम सुना होगा, जिन्होंने डेड WBC पस सेल्स के अंदर न्यूक्लिन नाम का एसिडिक कंपोनेंट न्यूक्लियस में से फाइंड आउट किया। देन 1888 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि उसी समय माइटोसिस मियोसिस को खोजा गया वॉल्टर के ज़रिए, फ्लेमिंग के ज़रिए। द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय वॉल्डेयर इन 1888। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो काम थे वो पता पड़ रहे थे कि डीएनए के बारे में हमें पता पड़ा, या न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमें पता पड़ा, क्रोमोसोम्स के बारे में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। And then the Mendel's work was rediscovered, which gave the boost to overall research। आपने पढ़ा हुआ है पहले, मेंडल के वर्क को जो है 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने इंडिपेंडेंटली इसको फाइंड आउट किया था। एरिक वॉन शेरमार्क थे, ह्यूगो डी ब्रीज हैं, और जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने 1900 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद से ही ग्रिगोर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने लगे। देन इन 1902 सटन एंड बोवेरी गेव द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने कहा कि जो मेंडल, जिनको वह फैक्टर्स कहता था, द कैरेक्टर कंट्रोलिंग फैक्टर्स, उनका बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन पैरेलल होता है। यानी सटन एंड बोवेरी सेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम is parallel to the behavior of Mendel's factors, that is genes। तो एक चीज और एस्टैब्लिश हो गई कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ठीक, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में खुलती गई। TH मॉर्गन, जिन्होंने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट्स करे 1928 के अंदर, और ये एस्टैब्लिश हो गया कि लिंकेज जो है वो देखी जाती है, कैरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ज़रूरी नहीं हमेशा ही देखा जाए। साथ ही साथ ये भी तय हो गया कि जीन्स जो हैं वो एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। इसके बाद एक बूस्ट मिला कि केमिकली पहचाना जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एवरी मैककार्टी मैकलियोड ने जो है ग्रिफिथ के द्वारा परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट को ही एनालाइज किया, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर में हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एंड its explanation given by Avery, McCarty and MacLeod। लेटर ऑन एरविन चारागाफ, इन्होंने बेस पेयरिंग रूल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, जिससे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ी। देन हर्शी एंड चेज एस्टैब्लिश्ड कि जो डीएनए है वह ही जेनेटिक मटेरियल है इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल। फिर फाइनली जो मॉडल ऑफ द डीएनए came in light by the work of Watson, Crick, and it was also supported by Morris Wilkins and Rosalind Franklin।
Then replication proof was given by Messelson and Stahl. So we will be studying these different aspects in different lectures जो कि molecular biology के foundations माने जाते हैं. So the first thing, what could be the genetic material? देखिए आज आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकली क्या है, लेकिन लगभग 100 सवा 100 साल पहले अगर हम सेल की केमिकल एनालिसिस के बेसिस पर बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन्स जो है एक नॉर्मल सेल के अंदर, यहाँ वैसे बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, तो लगभग 15% है. दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं दैट कंस्टिट्यूट अबाउट द 4% पार्ट. देन आरएनए है, डीएनए की मात्रा बहुत ही कम है, दैट इज लेस देन 1%. सो नो वन वॉज रेडी टू बिलीव दैट डीएनए कुड बी द जेनेटिक मटेरियल. अधिकतर लोगों का ये मानना था कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दे ऑल्सो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल. मतलब अधिकतर साइंटिस्ट in last century, before last century, that is in the period of 18th and 19th century जो है, उस दौरान ये मानते थे कि प्रोटीन ही जो है जेनेटिक मटेरियल है. अब जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया जो यूज़ किया उसके ज़रिए उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जाता है और उसके ज़रिए उसके कैरेक्टर्स में चेंज आते हैं. इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन. राइट. सो इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ was the first person to perform an experiment that bacteria are capable to transfer their genetic information by the process of transformation. अच्छा, उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं था. ही वॉज अ डॉक्टर एंड ट्राइंग टू मेक अ वैक्सीन बिकॉज इन दैट पीरियड स्पेनिश इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. आज से लगभग जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1918 के बाद जब ख़त्म हुआ तो दुनिया में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैल गया. यानी 1820 1822 तक इसका असर रहा. जैसे आज आप कोविड का असर देख रहे हैं वैसा ही उस समय यानी लगभग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई. तो सभी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे वो उससे रिलेटेड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे. वैक्सीन बनाने के लिए आपको पहले उस बैक्टीरिया या उस वायरस को समझना होता है ताकि आप उसके कंट्रोल मैकेनिज्म को डेवलप कर सकें. तो ग्रिफिथ वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ वैक्सीन अगेंस्ट दिस पैथोजन. और जर्मन जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रूड न्यूफर्ड, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये बताया था कि जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस जिसे आज हम कहते हैं, पहले इसे डिप्लोकोकस भी कहा जाता था क्योंकि जैसा आप पीछे के बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि अधिकतर तो ये दो दो के एसोसिएशन में मिलते हैं बट ये चेन भी बनाते हैं. तो जब दो के रूप में मिल रहे हैं तो हम उसे डिप्लोकोकस निमोनी कह रहे हैं एंड व्हेन दे मेक अ चेन वी कॉल इट स्ट्रेप्टोकोकस. और इसके कुछ स्ट्रेन्स होती हैं. स्ट्रेन आप एक सिंपल तरीके से यूँ समझें कि वेराइटीज़ हैं. स्पीशीज़ लेवल के नीचे का एक माइक्रोब्स के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रेन. तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से उन्होंने जो है इसको आइडेंटिफाई किया था. तो ग्रिफिथ ने इसी न्यूमोकोकल बैक्टीरिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को यूज़ किया और उसके दो स्ट्रेन्स को उन्होंने लिया. दैट वाज टाइप 2 एंड टाइप 3. तो ग्रिफिथ यूज्ड टू स्ट्रेन्स ऑफ pneumococcus bacteria, that was Streptococcus pneumoniae bacteria which infected mice. जो टाइप 3 है, जैसे हम स्मूथ कह रहे हैं या एस कह रहे हैं, वॉज विरुलेंट. विरुलेंट का अर्थ होता है जो बीमारी करने में सक्षम हो, केपेबल टू कॉज डिजीज. और जो दूसरा स्ट्रेन था टाइप 2 या R2 वॉज रफ स्ट्रेन. आर स्टैंड्स फॉर रफ क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो रफ सी रहती है, अभी आप देखोगे उसमें. तो ये नॉन विरुलेंट था. नॉन विरुलेंट यानी
यह बीमारी नहीं कर सकता था। तो S3 was capable to cause disease and R2 was not causing pneumonia in either humans or in the mice. The S3 strain synthesized a polysaccharide capsule that protected itself from the host immune system, resulting in the death of the host. While R2 strain did not have that protective capsule and defeated by the host immune system. एस स्ट्रेन जो था उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। उस कैप्सूल की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो बैक्टीरिया बच जाता है, लेकिन बीमारी कर देता है, और जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन की डेथ भी हो सकती है या चूहों के अंदर अनट्रीटेड केस में डेथ हो जाती है। R2 पर वो कैप्सूल नहीं है। आप ये भी मान सकते हैं कि जो कैप्सूल है उसमें डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस हैं, तो उसकी वजह से डिजीज हो रही है। तो वो कुछ इस तरह से हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देंगे। जो पहला फिगर है दैट इज R2, देयर इज नो कैप्सूल ओवर देयर एंड वो नॉन विरुलेंट होते हैं, बीमारी नहीं करते हैं। सेकंड फिगर जो आप देख रहे हैं वो शाइनिंग स्मूथ कैप्सुलेटेड S3 स्ट्रेन है और यह विरुलेंट है, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो जैसा आपने कहा कि ग्रिफिथ ने दो तरह के बैक्टीरिया न्यूमोकॉकस के स्ट्रेन को यूज़ किया, एस स्ट्रेन, S3 एंड R2 स्ट्रेन को उन्होंने लिया। एस जो फॉर्म्स हैं, S3 जो है वो राउंड है, उनकी कॉलोनीज अंडर माइक्रोस्कोप अपीयर स्मूथ, शाइनिंग एंड देयर बाउंड्रीज आर वेरी रेगुलर, स्मूथ है। जबकि रफ स्ट्रेन जो है उनकी सरफेस इरेगुलर है और सिरेटेड, सिरेटेड का मतलब जैसे किनारे जो हैं कंगुरित से, रेडिएटिंग से दिखाई दे रहे हैं, शाइनिंग नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड एनवलप नहीं है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स चालू किया। सबसे पहले जैसा हमने कहा आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन विरुलेंट। तो उन्होंने आर स्ट्रेन को पेट्री डिश में ग्रो करवाया। उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज उन्होंने जो है डेवलप करी, जो कि इरेगुलर शेप की दिखाई देती है, रफ दिखाई देती है, और कैप्सूल इनके ऊपर नहीं है। कैप्सूल नहीं होने की वजह से यह जो है हमारे इम्यून सेल्स के ज़रिए पहचान ली जाती है और हमारे इम्यून सेल्स इनको नष्ट कर देते हैं। तो वैसा ही चूहे के अंदर भी है। तो आर स्ट्रेन जो था या रफ स्ट्रेन जो है उसको इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एज द रफ स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट होने की वजह से क्या होगा, बीमारी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, और चूहा जो है वह जिंदा रहेगा। तो ये तो आर स्ट्रेन से रिलेटेड बात हुई। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन जो है उसे हमने कहा कि स्मूथ, बिकॉज दे अपीयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड के पॉलीमर्स हैं, मोनोसेकेराइड यानी जो सिंपल शुगर है उसके पॉलीमर की बनी हुई कैप्सूल है या कोट है, और यह कोट जो है इसको हमारे इम्यून सिस्टम के डिटेक्शन से बचाता है। इस वजह से ये बैक्टीरिया जिंदा रह जाते हैं हमारे बॉडी में और खुद मल्टीप्लाई होकर बीमारी करते हैं, और इसकी वजह से हमारे में निमोनिया हो जाता है या चूहे के अंदर निमोनिया हो जाता है और अनट्रीटेड कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो इन्होंने ये एस स्ट्रेन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने ऑरेंज कलर के स्मूथ स्ट्रेन लिया। हमने यहाँ पिछले वाले डायग्राम के अंदर जो रफ स्ट्रेन थे उसको के सरफेस को हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी सरफेस को जो है रेडिएटिंग सा बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। एंड नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑफ स्मूथ स्ट्रेन द डिजीज विल डेवलप, क्योंकि यह विरुलेंट है, और इस वजह से चूहे की डेथ हो गई। राइट, नाउ ही परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट। जैसे उस समय 19 जो 100 के शुरुआती दौर था जब माइक्रोबायोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो रही थी, तो एक चीज़ बड़ी एस्टैब्लिश हो गई थी कि भाई अगर हम किसी चीज़ को उबाल लेते हैं तो उसके अंदर के माइक्रोब्स मर जाते हैं। सो ग्रिफिथ ऑल्सो डिड सेम थिंग। उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनको हीट किल कर लिया, और एंड अनसरप्राइजिंगली उन्हें पता था कि भाई अब यह बैक्टीरिया मर गया है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और इस वजह से चूहे में डिजीज नहीं होगी। सो स्मूथ स्ट्रेन वॉज हीट किल्ड एंड दिस
was injected in the mice and the result was mice survived. कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट. बट नेक्स्ट उन्होंने एक बड़ा जिसे अपन कहें इनोवेटिव सा स्टेप उठाया. उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट करने की सोची. उन्होंने कहा चलो ऐसा करके देखते हैं कि हम जो एस स्ट्रेन है उसको तो हीट किल करें और उसको ठंडा करने के बाद जो उसके भी फ्रेगमेंट्स है उसमें लिविंग आर स्ट्रेन मिला दें और फिर इंजेक्ट करें. क्या किया इन्होंने, देखिए ये स्मूथ स्ट्रेन था. स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल किया. हीट किल करने के बाद जो इसके फ्रेगमेंट्स थे, ये इसके टुकड़े थे, उनको ठंडा होने दिया और इसको आर स्ट्रेन के साथ जो कि लिविंग था उसके साथ मिक्स किया. और मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर था वो चूहे में डाला. तो चूहे में जैसे ही ये मिक्स्ड, जैसा आप देख रहे हैं, जो रेड वाला है दैट इज द आर स्ट्रेन एंड द येलो वन दैट इज द डिग्रेडेड, वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था, वो चूहे में इंजेक्ट किया कलेक्टेड मिक्सचर, तो चूहा मर गया. टू हिज सरप्राइज अब उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई. उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि आर स्ट्रेन से चूहा नहीं मरता, हीट स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन को हम हीट किल करते हैं तो भी चूहा नहीं मरता, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया तो चूहे की डेथ हो गई. अब ये क्यों हुआ? ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली एक्सप्लेन इट. तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके जो चूहे मर गया है मिक्स्ड इंजेक्ट करने के बाद, तो उसके बॉडी फ्लूइड को उन्होंने इंस्पेक्ट किया एंड टू हिज सरप्राइज ही गॉट अ लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. क्या किया उन्होंने? जो चूहा मर गया था उसके बॉडी फ्लूइड की एनालिसिस करी तो उसके अंदर उन्हें जिंदा एस स्ट्रेन S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिल गए. तो उन्होंने कहा डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो आर स्ट्रेन है जो कि नॉन विरुलेंट था वह एस स्ट्रेन में बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. लेकिन वो किस वजह से हुआ वो यह बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो ये उनका जो है एक्सपेरिमेंट की अपन समरी कह सकते हैं कि उन्होंने जब R2 को इंजेक्ट किया तो चूहा जो है वो जिंदा रहा, लेकिन S3 को इंजेक्ट किया सेकंड में तो चूहे की डेथ हो गई क्योंकि S3 जो है वो विरुलेंट था. हीट किल करने के बाद S3 जो है वह मर गए, इंजेक्ट करने पर भी चूहा बना रहा. लेकिन जब मिक्सचर को इंजेक्ट किया यानी R2 लाइव एंड S3 हीट किल्ड तो चूहे की डेथ हो गई और चूहे के बॉडी के अंदर उन्हें लिविंग S3 मिल गए. तो इस चीज़ को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इन 1944 अमेरिका और कनाडा के अलग अलग रिसर्चर्स ने इस चीज़ के बारे में वापस से एक्सपेरिमेंट करा और बहुत अलग तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया. ये 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्टी एंड कॉलिन मैकलियोड. इन्होंने जो है यह पता लगाने की कोशिश करी कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. यानी ग्रिफिथ ने जिसको कहा था कि भाई किसी केमिकल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, R2 वॉज ट्रांसफॉर्म्ड टू S3. तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो S3 स्ट्रेन थे उसका बहुत बड़ा कल्चर बनाया. जैसे आप यहाँ पेट्री डिश में देख रहे हैं, ये वाइट वाइट जो चीज़ें हैं ये सब बैक्टीरिया हैं S3. इसका कल्चर बनाया, बहुत सारा कल्चर उन्होंने तैयार किया. फिर इस कल्चर के बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किल किया. हीट किल करना यानी उसको उबाल लिया. तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गोल गोल स्मूथ स्ट्रेन है, इसको उबाला तो ये टूट फूट गए इस तरह से. अब इन एस स्ट्रेन में से उन्होंने जो है केमिकल्स को प्यूरिफाई किया, यानी अलग अलग केमिकल्स को उन्होंने निकाला. कैसे निकाला उसके लिए देखिए एक्सट्रैक्शन का तरीका था. उन्होंने जो है बैक्टीरियल कल्चर को पहले ग्रो करवाया, फिर उसका सेडिमेंट लिया, उसके अंदर जो है उन्होंने जो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है उसके ज़रिए उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसके बाद इन एक्सट्रैक्ट के उन्होंने 4 हिस्से किए. इन 4 हिस्सों में जैसे आप देख रहे हैं या 4 हिस्से किए ऑफ
S3। अब इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले वाले में कार्बोहाइड्रेजेज ऐड करी। इसका क्या अर्थ हुआ? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को ऐड किया। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को ऐड करोगे तो इस एक्सट्रैक्ट में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। यानी नाउ द एक्सट्रैक्ट विल बिकम कार्बोहाइड्रेट फ्री। तो जब ये फ्री था कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद इन्होंने R2 मिलाया। फिर इस मिक्सचर को उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया एंड व्हाट दे फाउंड, जब इंजेक्ट किया तो इस चूहे की डेथ हो गई। इससे इनको ये तो समझ में आ गया कि S3 का कार्बोहाइड्रेट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही हटा दिया था, तो डेथ हो गई उसके बाद भी। इसका मतलब सम अदर केमिकल मस्ट बी देयर। दे मूव अहेड, आगे बढ़े उन्होंने। अब सेकंड वाले एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या मिलाया? प्रोटीएज एंजाइम मिलाई, यानी इट विल डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स मिक्स्ड विथ लाइव R2 बैक्टीरिया। फिर चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया एंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, द माइस अगेन डाइड। फिर चूहे की डेथ हो गई। इसका मतलब प्रोटीन्स आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ एस R2 से S3 में बदलने के लिए प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। थर्ड केस में इन्होंने क्या किया? इसके अंदर RNase एंजाइम मिलाई, यानी RNA को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसको फिर वापस से R2 के साथ मिलाया और यहाँ पर चूहे में इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया एंड अगेन दे फाउंड कि चूहे की डेथ हो गई। इसका मतलब RNA इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट, S3 के सेल एक्सट्रैक्ट में से उन्होंने पहले 3 केमिकल हटा ही दिए थे, अब केवल डीएनए रह गया था। उस डीएनए को इन्होंने डाइजेस्ट किया बाय डीएनएज एंजाइम एंड अगेन मिक्स्ड विथ लिविंग R2 बैक्टीरिया। दिस मिक्सचर was injected in the mice and they found mice didn't died। तो क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि डीएनए हटाने पर R2 जो है वो S3 में नहीं बदला। S3 में नहीं बदला तो चूहे की डेथ नहीं हुई। लेकिन जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स हटाए, जब आपने प्रोटीन्स हटाया, जब आपने RNA हटाया, तो हर बार चूहे की डेथ हो गई। इसका मतलब व्हाट ट्रांसफॉर्म्स R2 बैक्टीरिया टू S3 वाज डीएनए। तो इस तरह से 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने जो है यह पता लगा लिया कि डिफरेंट केमिकल्स में से एक से दूसरे में कौन पहुंच रहा है? डीएनए पहुंच रहा है, और इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने नाम दिया। तो इस तरह से इन तीनों साइंटिस्ट ने they identified biochemical character of the transforming principle as a DNA. So these two experiments confirm that DNA is the transforming principle, जिसके अंदर एक डेड बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को के टुकड़े जब दूसरे में जाते हैं तो वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि R2 जो है वह S3 में ट्रांसफॉर्म हो गया। आगे भी जब आप बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फॉरेन जीन। इसके साथ एक और चीज क्लियर हो गई कि डीएनए कंट्रोल कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक फीचर है कि वो कैरेक्टर को भी कंट्रोल करे। तो यहाँ पर भी उसने कैरेक्टर को कंट्रोल किया इस एक्सपेरिमेंट में। दैट वाज कैप्सूल मेकिंग कैरेक्टर, क्योंकि कैप्सूल जो पॉलीसेक्राइड का था उसी की वजह से इम्यून सिस्टम को वो इवेड कर पा रहा था, उससे वो बच रहा था। So this is how these experiment for the first time indicated and mostly established that DNA is the genetic material. Thank you.